आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार। परेशानी छोटी हो या बड़ी, हम सब अपने अपने स्तर से उससे निपटने की कोशिश करते हैं। संकट जब बड़ा होता है तो हमारे धैर्य और संकल्प शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है। पिछले कई महीनों से हम सब कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। वैक्सीन की आहट से उम्मीद बढ़ गई है कि अब बहुत जल्द कोरोना मुक्त समाज का सपना साकार हो पाएगा। इन सब के बाद भी हम सबको लापरवाही नहीं बरतनी है और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की है। आप उससे जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना बस ये है कि जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नीरज, पूरी दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, या यूं कहें कि दुनिया के कुछ देशों में टीकाकरण शुरू भी हो गया है। इस बीच ब्रिटेन से एक खबर आई है कि वहां कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खतरनाक है और इसका वैक्सीन पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना वायरस है उसमें अभी तक तो ये माना जा रहा है कि जो म्यूटेशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारे वायरस के मल्टीप्लिकेशन के कारण, वो उतना म्यूटेशन नहीं है और जो वैक्सीन तैयार हो रही है उन पे शायद सीधा अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक ब्रिटेन की इस न्यूज का संबंध है कि जिसमें उन्होंने पाया है कि कोई एक ऐसा म्यूटेंट वायरस है जो काफी तेजी से फैलता है, लेकिन उसकी अभी तक वैक्सीन के साथ में क्या इंटरेक्शन है ये अभी तक जानकारी नहीं है। और उस वायरस की वजह से क्या कोई ज्यादा लोगों की मौतें होंगी या ज्यादा खतरनाक बीमारी होगी, इसके ऊपर भी अभी डिटेल उपलब्ध नहीं है। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। और ये भी है कि लगभग 250 अभी वैक्सीन मार्केट में पाइपलाइन में है, जो वेरियस स्टेजेस में है, जिनमें टेस्टिंग हो रही है, फील्ड ट्रायल हो रहे हैं। और कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो नाक के द्वारा भी दी जाएंगी, जो शायद सबसे कारगर होगी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो उसका और भी ज्यादा समय लगने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के जो वैक्सीन आ रही हैं उनकी अपनी एक एफिशिएंसी है, अपनी एफिकेसी है, और जो समय के साथ ही हमको मालूम होगा कि वो इस वायरस पर उसका प्रभाव कितने दिन तक रहता है। डॉक्टर नीरज, आंखों को लेकर भी शुरुआत में कहा गया कि ये जो वायरस है वो आंख, नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाता है। अब आंखों से जुड़ी एक और बात सामने आई है कि आंखों में तकलीफ होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये वायरस है वो कुछ सेल होते हैं जिनमें, जिसको हम फेस-2 रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनके जरिए ये शरीर में प्रवेश करता है। वो ज्यादातर उसकी कंसंट्रेशन नाक, कान, गले में होती है। नहीं, कान में नहीं, नाक और गले में होती है। और उसके कारण सबसे जल्दी वहां से वो प्रवेश कर पाता है। कुछ उसमें आई के अंदर भी रहते हैं, कुछ और भी शरीर के अंग हैं जिनमें भी उनका प्रेजेंस होने के कारण उसमें डायरेक्ट वायरस का प्रभाव हो सकता है। तो आंख का कारण अगर बीमारी इस वायरस की वजह से हो रही है तो पॉसिबल है ये इसका कोरोना वायरस से संबंध है। कुछ लोगों में जैसे कंजंक्टिवाइटिस है, आंख में इरिटेशन है, वो इसमें देखने में मिली है, लेकिन ये हम लोगों को इसका बहुत ज्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। केवल 3-4 लोगों को ही हमने देखा है अभी तक।
डॉक्टर नीरज, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से हम श्रोताओं तक उनकी सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये भी सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि जो फेस शील्ड है वो बिना मास्क के पहनना भी बहुत कारगर है। क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि हवा के कण के साथ ही नाक के द्वारा ये अंदर प्रवेश कर रहा है। फेस शील्ड केवल इसका कार्य करती है कि जो आपका, अगर सपोज आपके सामने कोई छींकता है, जोर से बोलता है, तो जो बहुत मोटे मोटे हवा में जो कण रहते हैं जिनके अंदर वायरस मौजूद रहता है, वो हो सकता है फेस शील्ड पे आगे चिपक जाए। तो ये संभव है कि कुछ उसका लोड कम हो जाए, किंतु हवा तो फेस शील्ड के चारों तरफ से अंदर घुसेगी ही, और घुसने के कारण वो आपके शरीर पर प्रभाव कर सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि फेस शील्ड अकेले इससे बचने के लिए कारगर है। ये बिल्कुल बात सत्य है। आपको हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और मास्क भी आपका वेल फिटिंग मास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लूजली लोग पहनते हैं, जो नाक से ऊपर नीचे सरकता रहता है, वो मास्क भी बेकार है। जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने कि फेस शील्ड का अपना महत्व है, लेकिन मास्क का महत्व अपनी जगह है, और जब तक दवाई नहीं है तब तक मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है। रेमडेसिविर पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है डॉक्टर नीरज, और अब डिबेट ये है कि क्या ये दवाई वाकई कारगर है। आप भी पिछले कई महीनों से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है इस दवाई को लेकर? देखिए, हमारा जो पर्सनल अनुभव है और जो ट्रायल्स के अनुभव है, उनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। जी, WHO का भी मानना है और कुछ लोगों का मानना है कि ये कारगर नहीं है, तो या इसकी कारगर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है। हो सकता है कि इसमें पेशेंट जो है, जिनको हम 15 दिन में डिस्चार्ज कर रहे थे, वो 11 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हों, या जिनमें इनकी एफिकेसी जितनी की उम्मीद थी प्लेसिबो के कंपैरिजन में उतनी नहीं प्राप्त हुई है, जो पेड ट्रायल से ऐसा पता लगा। तो हमारा अनुभव ये है कि जिन लोगों को हमने रेमडेसिविर दी है, उन लोगों में उसका जो कोरोना की वजह से जो उनके सिम्टम्स हैं वो बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। उसका वायरल लोड डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और उसकी रिकवरी पहले के मुकाबले फास्टर होती है। ऐसा हमारा ये पर्सनल हमने देखने में आया है, तो हम इसलिए अभी इसको रिकमेंड करते हैं, पेशेंट्स को लगा रहे हैं। जी, एक और सोशल मीडिया पर खबर है कि अब जब पूरे भारत में ठंड का मौसम है, शीतलहर कई जगहों पर चल रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना के इस संकट के दौर में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हवा के दबाव को कम कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, ये केवल एक मिथ है जी, इसमें कोई सत्य नहीं है। जी, आदमी का जो अंदर अगर हवा का टेम्परेचर कम है और उसकी वजह से आपके शरीर में हवा जो जा रही है ठंडी जा रही है, तो नाक को भी हवा को गर्म करना पड़ता है, नाक को भी इसमें मॉइस्चर को ऐड करना होता है। क्योंकि हम जो हवा नाक के द्वारा शरीर में लेते हैं, उसका मुख्य नाक का कार्य है वो है हवा में मॉइस्चर को ऐड करना और उसको गर्म करना, ताकि हमारे फेफड़े में जो हवा जाए वो मॉइस्ट हो और गर्म हो। अगर वो ठंडी हवा जाएगी, अगर मुंह के द्वारा ली जाएगी, तो हो सकता है उस बच्चे को खांसी हो, तकलीफ हो, और कभी कभी दमा के अटैक भी उस ठंडी हवा कारण हो जाते हैं। जहाँ तक हीटर का संबंध है, आप कोई भी प्रकार का हीटर जैसे लेते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं होता है, केवल हवा को गर्म करता है, उसका तापमान बढ़ाता है, तो वो शरीर के लिए कुछ हद तक सहायक ही होगा, नुकसान नहीं करेगा, जब तक कि वो इतना ज्यादा गर्म कर दे कि हवा ड्राई हो जाए, तो उससे नाक को और शरीर को ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जब लोग सर्दी में कन्वेक्टर यूज करते हैं, तो हम उनको राय देते हैं कि थोड़ा सा पानी जो किसी बर्तन में रखें, ताकि हवा में मॉइस्चर की मात्रा बनी रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर अगर वैक्सीन पर चर्चा करें, जैसा कि अमेरिका में
टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। ब्रिटेन में भी फाइजर कंपनी के टीके को अनुमति मिल गई है और भारत में भी 3 कंपनियों ने आवेदन किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए। और अब सरकार अपने अपने स्तर से लोगों की सूची बना रही है कि किन्हें पहले टीका दिया जाना है और किन्हें बाद में दिया जाना है। बहुत सारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और देश की जनता के मन में भी ये सवाल है कि उन तक टीका पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे में कैसे वो इस माहौल में जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे उनको टीका लगने से पहले। ऐसी शंकाओं पर क्या कहेंगे आप श्रोताओं को? देखिए, ऐसे बहुत सारे जनता के दिमाग में डाउट आते हैं जी। लेकिन हमें जो बीमारी है जिसकी अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बनी है और जिसमें वैक्सीन से हमें राहत मिलने की उम्मीद है, तो सबसे पहले हमें ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको वैक्सीन देने से वो समाज की हेल्प कर सकता है। यानी कि उसमें हेल्थ केयर वर्कर आते हैं, आर्मी आती है, पुलिस वाले आते हैं, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं। उनको हम फर्स्ट स्टेज में इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में रख रहे हैं। उसके पश्चात वो व्यक्ति होंगे जो 50 साल की उम्र से हो, किंतु उनमें जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो या ऐसे क्रॉनिक डिसीजेज हो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो उनकी मॉर्बिडिटी कम हो, उनकी तकलीफ कम हो, उनको मौत से बचाया जा सके, तो उनको फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद ही कहीं जाकर के हेल्दी एडल्ट का नंबर आएगा और फिर बाद में कहीं बच्चों का नंबर आएगा। हो सकता है कि इस कार्य में थोड़ा समय लगे, कुछ समय लगने के, लेकिन जब तक वो समय लग रहा है तब तक हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो प्रिकॉशन है, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना, हैंड वॉशिंग करना, उसको बिल्कुल ना छोड़े। और जहां तक वैक्सीन लगाने का संबंध है, वैक्सीन लगाने के बाद भी उसकी जो इम्यूनिटी है वो लगभग सेकेंड डोज के 10-15 दिन के पश्चात ही पूर्ण रूप से आती है जी। तो तब तक उस व्यक्ति को भी उतनी ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड भी अगर हो जाता है तब भी वो मास्क का प्रयोग करे, ताकि वो अपने से दूसरे तक कोई बीमारी ना दे पाए गलती से। इस पर भी इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी जी हाँ। और आम जनता तक जरूर मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि अगले जनवरी या मार्च तक तो दवा सबको उपलब्ध हो ही जाएगी और मैं सकता है कि 5-6 महीने में पूरे हम भारत में सभी व्यक्तियों को दे पाएं। उम्मीद पर आकाश टिका है। और जब नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्द दुनिया वापस पटरी पर लौट आएगी और वैक्सीन इस साल के अंत तक ही कई देशों में आ जाएगी। समय बहुत कम है और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और डॉक्टर नीरज भी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ समय तक कोविड से जुड़ी सावधानियां जरूर बरतनी है, संक्रमण से बचे रहना है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से करतार सिंह जी हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं करतार सिंह हिमाचल से बात करना। बेसिकली सर मैं जम्मू से रहने वाला हूँ सर जी। सर मेरा ये सवाल, जिस वक्त सर मैं मास्क लगाया होगा तो मुझे सर में काफी दर्द होता है, जिस वक्त मास्क नहीं रहता सर मेरे सर में दर्द नहीं होता। सर ये क्या हो सकता है सर? मास्क लगाने से इन्हें सर में दर्द की परेशानी हो रही है। जब ये मास्क नहीं लगाते थे तो ऐसी समस्या इनको नहीं थी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या करें। मेरे को ऐसा लगता है कि इनका जो मास्क है कहीं या तो बहुत ज्यादा टाइट है या वो कुछ इस प्रकार से बांधते हैं कि जो किसी न किसी नर्व को इरिटेट कर रहा है जी। एक बार वो किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उनको दिखा दें कि क्या कारण हो सकता है। आवश्यक नहीं कि मास्क की वजह से हो, कोई और भी कारण हो सकते हैं मास्क के अलावा जिनसे इनको सर में दर्द हो, तो इनका किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करवाना आवश्यक है। एक बार दिखा लें। जी हाँ, बिल्कुल सही। और करतार जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मास्क लगाने से अगर लगता है कि परेशानी हो रही, तो बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं। आप दूसरा मास्क भी ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर नीरज ने कहा कि हो सकता है कि मास्क बहुत टाइट हो, तो आप घर में बने हुए कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे पीछे बांधा जाता है, उससे देखिए। और जैसा कि डॉक्टर नीरज कह रहे हैं कि इससे भी अगर आपकी परेशानी का समाधान नहीं होता है तो आप जाकर नजदीकी चिकित्सक से मिल सकते हैं। विशाखापत्तनम से सुब्रत जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी नमस्कार सर। मेरा सर डॉक्टर साहब को सर यही क्वेश्चन था कि सर अभी जैसे कि वैक्सीन भी आने वाला है कुछ ही महीने में, तो
आफ्टर वैक्सीन हमको यही प्रिकॉशन तो जारी रखना है। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हम जैसे कि कोरोना वायरस से जैसे कि सुनते हैं कि कहीं ऑब्जेक्ट से या कहीं चीजों से हम जब लगता है या फील्ड से लगता है तो 3-4 घंटे में अपने आप ही खत्म हो जाता है, मतलब कि वायरस खत्म हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम जैसे कि ऑफिस जाके आने के बाद जैसे कि कपड़ा या आसपास ये शर्ट पैंट या ये बार बार नहीं धो सकते, उसकी अगले दिन सुबह ही हमको पहनना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है, ये तो बार बार हम धो नहीं सकते। तो इसके लिए ये 3-4 घंटे में खत्म होता है या वायरस की जिंदा रहने की चांस रहता है? डॉक्टर नीरज, सवाल काफी जटिल है और ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत शोध कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि सरफेस पे कोरोना वायरस कब तक जिंदा रहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑफिस रोज ले जानी होती है, रोज लानी होती है और उसको प्रतिदिन धोना संभव नहीं है। ऐसे में क्या उसमें 4-5 घंटे में कोरोना वायरस खत्म हो जाता है या उसमें संक्रमण की संभावना मौजूद होती है? जी, इसमें ये कहा जाता है कि जो इलाके हैं जहाँ ठंडा है बहुत ज्यादा, उसकी सरफेस पे वायरस थोड़ी ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। किंतु वैज्ञानिकों का ये मानना है कि फोमाइट से, यानी कि ये जो पदार्थ हैं, एक्सटर्नल सरफेसिस हैं, इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता है, इससे संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं फैलता है। तीसरा ये कि जहाँ ये विशाखापट्टनम में रहते हैं वहाँ काफी हद तक धूप आती है जी। अगर ये अपने वस्त्र या जो आइटम्स हैं उनको अगर थोड़ी देर धूप में रख लेते हैं, 4-5 घंटे अगर वो धूप में रहते हैं, तो बहुत हद तक उसका संक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है। तो इनको धोने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें जैसे कि खाने के आइटम्स हैं या जो अगर आपके प्लास्टिक का जैसे दूध का है, अगर आप लेके आते हैं कहीं से, उसको आप थैली को धो सकते हैं, सब्जियों को धो सकते हैं। अपने कपड़े जो आप बाहर से पहन के आते हैं उनको आप धो सकते हैं, गर्म पानी में उबाल सकते हैं। किंतु जैसे अगर आपका बैग है, जूते हैं, उनको तो धोया नहीं जा सकता है। उनको आप अगर धूप में रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ 4-5 घंटे उनको थोड़ा सा गर्म रहता है सरफेस, तो वहाँ पे उसके वायरस की सक्रिय होने की क्षमता कम होती चली जाती है। जी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछिए वीरेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। तो मैं एक जानकारी मेरा एक अलग छोटा सा सवाल है सर जी। जैसा कि एक कोरोना है सर, पिछले 4 माह से हकीकत है जी। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो शुगर पेशेंट के लिए कोई खतरा है सर इसमें नहीं है, मैं ये जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। मधुमेह के मरीजों को इसमें कितना खतरा है ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो बीमारी है वो किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है, किंतु वो व्यक्ति जिनका रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या जिनको ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रीनल डिसीजेज हैं, या कैंसर से पीड़ित है, या एंटी कैंसर मेडिसिन खा रहे हैं, या वो बहुत जो जिनको तनाव रहता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, या अनीमिया है, उनसे उनकी रोगों की लड़ने की क्षमता कम होती है और ऐसे व्यक्ति को इस संक्रमण के पश्चात ज्यादा खतरा रहता है, जिनको ज्यादा समय तक बीमारी रह सकती है या उनकी बीमारी सीरियस भी हो सकती है। स्पेशली वो व्यक्ति जिनकी अगर सपोज डायबिटीज है और डायबिटीज का वो इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो जो ये शुगर जिनकी ज्यादा रहती है वो शरीर के रेजिस्टेंस को, यानी कि उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देती है और ऐसी स्थिति में वायरस ये वाला जो है ये ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो जरूरत है ऐसे व्यक्ति को बचाने की, उनका ध्यान रखने की। जो व्यक्ति डायबिटीज हैं वो अपना इलाज ठीक से नियमित रूप से करते रहें, अपनी शुगर को कंट्रोल रहें, तो उनसे उनको खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। बिहार के जहानाबाद से नंद किशोर जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है नंद किशोर जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा ये सवाल था सर कि कोरोना का वैक्सीन तो अगले कुछ सप्ताह में आने वाला है जी, पर कोरोना डिजीज के लिए कोई समुचित दवा का उपलब्धता सर, इस पर कुछ विचार बन रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। वैक्सीन आने में बहुत कम समय है, क्या कोई दवाई पर भी दुनिया भर में काम चल रहा है क्या डॉक्टर नीरज?
जी, ऐसा है कि कोरोना के विषय में जहां हम वैक्सीन के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही दवाइयों के लिए भी हम पूरी शोध जारी है। अभी रिसेंटली पेपर भी निकले हैं, कुछ कागज ऐसे साइंटिफिक स्टडीज निकल रही हैं, वो जान रहे हैं कि किस प्रकार वायरस घुसता है सेल के अंदर, किस प्रकार नुकसान करता है, कहाँ प्रोटीन या फॉस्फोरिलेशन में इसका असर होता है, किस प्रकार वो सेल को डैमेज करता है। और ऐसी 14-15 दवाइयां हैं जिन पर अभी ये शोध चल रहा है, जिनसे कि इसके प्रकोप को कम कर सकें या इस वायरस को रोक सकें। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई दवा मिल जाए जो पहले से एग्जिस्ट करती है, या नई दवा बन जाए जो कि इस वायरस को मारने में संभव होगी। किंतु अभी शोध जारी है, कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक उपलब्ध होगी। लेकिन वैक्सीन के आने के बाद भी इस दवा का खतरा तो खत्म नहीं हो जाएगा जी, इसलिए उस दवा की शोध अभी जारी है और आने पर हो सकता है कि हम इस बीमारी से निजात भी पा लें। बिल्कुल ठीक। राजस्थान के जयपुर से रामू यादव जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, जय सिया राम डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं रामू यादव जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ, नेत्रहीन हूँ। मैं 6 महीने से बैंक में आज गया था पैसे लेने, तो मैं मास्क बांध के गया था, तो मैं वहाँ से सैटेलाइट भी लगाया है। मेरी 83 साल की उम्र है। और दूसरा सवाल है, जैसा नेत्रहीन है, क्या आंखों में भी हमारे कोयला हो सकता है क्या? 2 सवाल। मैंने बाद गया हूँ, मैं बैंक से आज आया हूँ पैसे लेके। मास्क लगाकर बैंक गए थे, उसके बाद सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया है। बैंक से आने के बाद कितना खतरा है संक्रमण का, और क्या आंखों से भी कोरोना वायरस हो सकता है? ये नेत्रहीन है। देखिए, बैंक से अगर आप पैसे लेकर के आए हैं और पैसे को आपने सैनिटाइज कर लिया जैसा आप कह रहे हैं, और मास्क आपने तभी उतारा है घर आने के पश्चात जब आपने हाथ अच्छी तरह से धो लिए थे और मास्क को आपने ठीक से उतार के रख दिया था या उसको धो दिया था या फेंक दिया था, तो आपको संक्रमण का खतरा कम है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो मास्क था वो कितना अच्छा था, कैसे आपने लगाया था, उसके अंदर से कहीं हवा तो जाने का रास्ता नहीं था, और क्या आपने बैंक में गलती से मास्क ऊपर नीचे किया था, किसी चीज को छूने के पश्चात नाक मुंह को छुआ था, तो हो सकता है कि आपको खतरा हो। किंतु अगर आपने मास्क एक बार भी नहीं हटाया है, वो ठीक से लगा था, तो आपको संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक आंखों का संबंध है, हाँ, आंखों के द्वारा भी पहले भी इसमें चर्चा हो चुकी है, आंखों के द्वारा भी ये वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। जी रामू जी, जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपने मास्क सही से लगाया है और सैनिटाइजर का प्रयोग किया है तो खतरा बहुत कम है। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं हमारे साथ। महेश जी, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? स्कूल की छुट्टियां भी हो रही हैं जी, और पता नहीं कब खुलेगी स्कूल, कोई पता नहीं। बहुत सारे स्कूल देश भर में बंद हैं, ठंड का मौसम है और ठंड में वैसे ही बच्चों की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर नीरज, ऐसे में इनका सवाल है कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं? देखिए, बच्चे तो नॉर्मली घर में ही रहते हैं जी, और लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग बाहर घूमने जाते हैं, मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हों जिनको संक्रमण हो, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है कि डिस्टेंस बनाए रखें, बच्चों को हाथ धोना सिखाएं, बच्चों को मास्क लगाना सिखाएं। छोटे बच्चे हैं तो वो अपनी देख रेख में रखें, और आप अपने आप अगर प्रिकॉशन रखते हैं तो बच्चों तक ये रोग पहुंचने की संभावना कम होती है। वैसे बच्चों में इसका संक्रमण का प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है, किंतु कोई सेफ 100% नहीं है, तो इसलिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। इस सावधानी पे आप ध्यान दें कि वो बच्चे जो है किसी दूसरे के संपर्क में ना आए, और उनको भी हाथ धोना, मास्क लगाना सिखाया जाए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शारदा प्रसाद जी। नमस्ते सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमको बुजुर्ग है, हम
जी। वो बुजुर्ग के लिए कोई ऐसा उपाय बताया कीजिए कि हम भी बचे रहे, और क्या पूछो, आप तो सब कुछ बता चुके। हर कोई अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। डॉक्टर नीरज कह रहे हैं ये कि बुजुर्ग हैं, अपने आप को कैसे बचाएं, कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, बुजुर्ग तो हमारी बड़ी जिम्मेवारी होती है और बुजुर्गों को बचाना हमारी जिम्मेवारी में शामिल है, तो हमें उनका ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु अपना ध्यान भी रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना, इस चीज से जरूर आप अडिग रहिए, कायम रहिए। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, वो जवान हो या बूढ़े हो, वो अक्सर इस बात का पालन नहीं करते हैं, तो इस कारण से ही, सावधानी हटने की वजह से ही इस प्रकार के संक्रमण रोग होते हैं जी। अगर आप इन पे कायम है, अपना आप शरीर का ध्यान रख रहे हैं, पौष्टिक खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं और आपका नियमित व्यायाम भी चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित ही रहेंगे और मेरे ख्याल से जब वैक्सीन आ जाएगी तो आपको और भी सुरक्षित किया जा सकेगा। बलरामपुर से एक और कॉलर जुड़ गई हैं, रिंकी तिवारी जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्ते सर। जैसे मेरा की क्वेश्चन, अभी मास्क के बारे में तो डॉक्टर साहब बहुत सारे बता रहे थे, वैक्सीन के बारे में बताया, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन की विभिन्न समाचार पत्र भी सुने थे और आप समाचार भी लेकर आए थे, तो मैंने सर उसमें सुना था, कहा गया था कि जो वैक्सीन है वो एक व्यक्ति को लगाया जाएगा तो 30 मिनट तक उसका परीक्षण किया जाए। आखिर सर ऐसा क्यों है, क्या कोई इसका विशेष कारण है? आप इस बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद सर। सवाल बढ़िया है डॉक्टर नीरज। जैसा कि जो सरकारी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसमें ये बात कही गई है कि 30 मिनट तक उस मरीज का परीक्षण किया जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं। इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए, परीक्षण शब्द नहीं होगा उसके लिए। हाँ, 30 मिनट तक उस व्यक्ति, क्योंकि हर सेंटर में जो है 5 व्यक्ति रहेंगे, 100 से अधिक लोगों को नहीं लगाया जाएगा और एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के पश्चात 30 मिनट तक वहाँ रुकना होगा, ये देखने के लिए कि क्या उनको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। अक्सर लोगों की ये कंप्लेंट सुनी गई है। जो अभी तक फील्ड ट्रायल हुए हैं वो तो केवल 70-80 हजार लोगों पे ही हुए हैं, तो इसमें जो सामने आया है कि अक्सर लोगों को वहाँ पे जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ दर्द होता है, इरिटेशन होती है और थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक ना हो, रिएक्शन ना हो, ऐसा से इसको देखने, क्योंकि जो भी इस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर दिख जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो उनकी समय रहते उनकी इलाज करने से वो उससे उनको बचाया जा सकता है। अगर उसको हम तुरंत छोड़ देंगे तो हो सकता है कि रास्ते में उनको कोई अगर ऐसा रिएक्शन हो तो इलाज समय पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए उनको ये कहा गया है कि 30 मिनट तक रखें, क्योंकि अभी वैक्सीन जो है वो नई है, बहुत चीजों के बारे में अभी जानकारी नहीं है जी। और इसलिए ये भी एक प्रिकॉशन का एक हिस्सा है कि 30 मिनट तक वहाँ रहें। उससे हमको भी ये एक संतोष रहेगा कि अब रिएक्शन इसका नहीं है, वैक्सीन ठीक से लग चुकी है, अब आप जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश से राजेश जी हैं, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। रैपिड टेस्ट में टेस्ट कराने कोरोना आ रहा है, एक आदमी बताए, RT-PCR में नहीं आ रहा है, क्या समझा जाए कि कोरोना हो गया है? बहुत संक्षेप में डॉक्टर नीरज, समय बहुत कम है। RT-PCR और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। RT-PCR में भी ये संभव है कि 30% व्यक्तियों को पॉजिटिव है उनका टेस्ट में रिजल्ट ना आए, नेगेटिव आए। इसी प्रकार से जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी 40% लोगों में पॉजिटिव आता है, हो सकता है कि 60% लोगों में पॉजिटिव ना आए। तो कुछ ऐसे श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें कि एक टेस्ट पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। जी बिल्कुल। तो RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, तो हम उस पर RT-PCR जो अगर RT हमने कर लिया पॉजिटिव है तो यूजुअली उसको RT-PCR की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आप सब स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता
आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।